Hello dear students, how are you? This is Dr. Zahid Nazir. Dear students, मैं आपके सामने आपके चैनल के साथ नीट बायोलॉजी बाय डॉक्टर जाहिद नज़ीर. डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू NCERT कोर्स. हमारा चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड. यूनिट नंबर 1 में हम पढ़ते हैं डायवर्सिटी इन द लिविंग सिस्टम. तो डियर स्टूडेंट्स, जुड़े रहिएगा. देखें, जब हम बात करते हैं लाइफ की, लिविंग बीइंग्स की, या हम साइंस ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो हम साइंस ऑफ लाइफ को नाम देते हैं बायोलॉजी. तो बेटा याद रखिएगा, बायोलॉजी जो है वो हमारे पास वो साइंस है जिसमें हम साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस की बात करते हैं. जब हम लाइफ की फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेस को डिस्कस करते हैं तो वो साइंस हमारे पास बायोलॉजी कहलाती है. उसे हम बायोलॉजी का नाम देते हैं. दूसरे लफ्जों में हम नाम दे सकते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ, द नॉलेज अबाउट लाइफ, द नॉलेज अबाउट द लिविंग थिंग्स, द नॉलेज अबाउट द लिविंग बीइंग्स, दैट इज कॉल्ड एज द बायोलॉजी. तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड. तो लिविंग वर्ल्ड को डिस्कस करने से पहले अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले व्हाट इज लिविंग. जब बेटा हम लिविंग की बात करेंगे तो लिविंग टर्म जो है, लिविंग हर वो चीज जिसके पास क्या हो, जो कैरेक्टर वाइज अगर देखें तो जो लिविंग के कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें सबसे पहला कैरेक्टर याद रखिएगा हमारे पास ग्रोथ. दूसरा कैरेक्टर रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म. ये वो फीचर है जो लिविंग के पास मौजूद होते हैं. यानी कि हर वो चीज जो ग्रो करे, रिप्रोड्यूस करे, रेप्लिकेशन कर सके, अपने आप को रिपेयर कर सके, रेप्लिकेट करे, सेल्फ ऑर्गेनाइज करे और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रखती हो, वो लिविंग, वो थिंग हमारे पास, वो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या कहलाएगा, लिविंग कहलाएगा. तो जब हम कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो हमने देखा कि सबसे पहले लिविंग बीइंग के पास कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए, दैट इज द ग्रोथ. तो हम पहला जो कैरेक्टर है उसको जब हम डिस्कस करते हैं तो इट मीन्स पहला कैरेक्टर हमारे पास जो लिविंग का है, लाइफ का है, लिविंग बीइंग का है, दैट इज ग्रोथ. तो ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ग्रोथ को हम डिफाइन करते हैं इंक्रीज इन मास और इन नंबर्स. जब नंबर्स में या मास में इंक्रीमेंट आता है तो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ. तो लाइकवाइज याद रखिएगा कि हमारे पास जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर्स. तो याद रखिएगा आइदर यूनिसेलुलर. अब यूनिसेलुलर में अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास एग्जांपल आती है बैक्टीरिया की. तो याद रखिएगा बैक्टीरिया में जो है वो ग्रोथ एंड डिवीजन का प्रोसेस होता है. बैक्टीरिया सेल्स जो होते हैं ये ग्रो होते हैं
बाय डिवीजन प्रोसेस। व्हाट प्रोसेस? डिवीजन। यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया हमारे पास कॉमन एग्जांपल आती है जिसको हम एज अ प्रोकैरियोट के नाम से याद करते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स, तो बेटा हमारे पास प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है दैट इज आल्सो बाय सेल डिवीजन। लेकिन याद रखिएगा प्लांट में जो ग्रोथ है दैट इज थ्रू आउट द लाइफ। थ्रू आउट जो है वो लाइव स्पॉन। आपने देखा होगा प्लांट सीड जर्मिनेशन से लेकर सारी जिंदगी ग्रो करता है, ग्रोथ का प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल्स जब हम बात करें तो हमारे पास जो एनिमल्स हैं इनमें ग्रोथ जो होती है ये हमें ऑब्जर्वेशन में भी आती है और ग्रोथ होती भी हर एनिमल ग्रो करता है। लेकिन इसमें याद रखिएगा ग्रोथ कब तक होती है? अप टू सर्टेन लाइव स्टेज, सर्टेन स्पेसिफिक लाइव स्टेजेस तक या स्टेज ऑफ लाइफ तक, अप टू सर्टेन स्पेसिफिक सर्टेन लाइव स्टेजेस तक जो है ये ग्रो करते हैं एनिमल्स। और याद रखिएगा उसके बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। स्टॉप नहीं होती बल्कि हमें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं ऑब्जर्व कर सकते? कि एनिमल्स के अंदर बहुत सारे जैसे जैसे एज फैक्टर बढ़ता है स्पेसिफिक एज तक तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि एनिमल ग्रो कर रहा है। उसके बाद हम अपनी बॉडी की एग्जांपल ले लें, इंसान में कहते हैं कि 18 से 22 साल तक ग्रोथ का प्रोसेस होता है। उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ रुकती नहीं है, सेल डिवीजन होना रुकते नहीं है, लेकिन क्या है कि जो सेल का डेथ रेट है वो बढ़ जाता है। जब सेल का डेथ रेट बढ़ जाएगा तो याद रखिएगा तो उन जो डेड सेल हैं उनकी रिप्लेसमेंट में जो नए डिवाइड होने वाले सेल हैं उसकी रिप्लेसमेंट लेते हैं, जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा कोई हमें या कोई जो है वो आमतौर पर ग्रोथ नजर नहीं आती। हम कोई बड़ा ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते अबाउट दी इंक्रीमेंट इन द लिविंग बींग्स, या हमारी बॉडी में हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि एक एज के बाद जो है वो डेथ रेट सेल्स का बढ़ जाता है, जिसके बाद नए पैदा होने वाले सेल उसकी जगह ले लेते हैं। इसी वजह से जो है वो एनिमल्स के अंदर हम कहते हैं कि ग्रोथ एक सर्टेन स्पेसिफिक एज तक होती है, एक सर्टेन एज तक होती है। एक सर्टेन लाइफ स्टेजेस जो होती हैं ये खास लेवल पर होती है, उसके बाद ग्रोथ का प्रोसेस नहीं होता। लेकिन ग्रो ऑल लिविंग बींग्स करते हैं और ग्रो करना ऑल लिविंग बींग का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर है। इसलिए याद रखिएगा हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर, ये हमारे पास ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज द defining feature of life, feature of life, or we can say that living beings. Okay, then हमारे पास सेकंड जो कैरेक्टर है कि लिविंग बींग्स या लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन रिप्रोड्यूस। तो याद रखिएगा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन आल्सो दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। तो आपने देखा होगा लिविंग बींग रिप्रोड्यूस करते हैं आइदर यूनिसेलुलर आइदर मल्टीसेलुलर। लाइफ चाहे यूनिसेलुलर फॉर्म में है चाहे मल्टीसेलुलर फॉर्म में है, तो लिविंग बींग्स ग्रो करते हैं। आइदर प्लांट्स हैं या एनिमल्स, तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जरूर होता है। यूनिसेलुलर में हम बहुत सारे यूनिसेलुलर प्रोटोजोन की बात भी करते हैं, बैक्टीरिया की बात भी करते हैं। बैक्टीरिया में बाय सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा एक बैक्टीरिया जो है वो दो बैक्टीरिया में डिवाइड होता है बाय प्रोसेस ऑफ फिशन, दो नए बैक्टीरिया बन जाते हैं। इट मींस बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यूनिसेलुलर रिप्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर की, तो मल्टीसेलुलर में हमारे पास फंजाई है, मल्टीसेलुलर में हमारे पास एल्गी है, मल्टीसेलुलर में हमारे पास प्लांट्स आते हैं, मल्टीसेलुलर में हमारे पास जो लाइफ आती हैं एनिमल्स आते हैं। ऑल कैन रिप्रोड्यूस। आपने देखा होगा कि ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, फंगस हो या फिर एल्गी हो, प्लांट हो। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो या फिर एसेक्सुअल हो,
एसेक्सुअल में याद रखिएगा एक ही एनिमल, एक ही लिविंग बीइंग जो है वो प्रोड्यूस करता है नए यंगवन को, नए ऑर्गेनिज्म को। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का प्रोसेस होता है, जर्म सेल्स की रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जाइगोट इसकी एक प्रॉपर्टी है जिससे एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जर्मिनेट होता है, ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखें तो बहुत सारे जो है वो एनिमल्स के अंदर भी, प्लांट के अंदर भी आपको डिफरेंट टाइप्स की जो है वो रिप्रोडक्शन आइदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल मिलेगी। जब हम बात करते हैं हाइड्रा की, तो देखिए हाइड्रा एक सिंपलेस्ट एनिमल में आता है। हाइड्रा याद रखिएगा एसेक्सुअल मेथड के थ्रू भी और सेक्सुअल दोनों मेथड जो है वो हाइड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन के पाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि इन केस ऑफ हाइड्रा अगर आप देखें एसेक्सुअल मेथड जो होता है दैट इज आल्सो बडिंग, बडिंग का प्रोसेस भी होता है। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया हाइड्रा की बॉडी के अराउंड इसी जैसा एक आउट ग्रोथ बनता है जिसे हम नाम देते हैं बर्ड। क्या नाम देते हैं? बर्ड का नाम देते हैं। और जैसी बर्ड पेरेंट बॉडी से डिटैच होता है इट विल सर्व एज द न्यू हाइड्रा, ये एक नए हाइड्रा के तौर पर सर्वाइव करना शुरू कर देगा। इसी तरह आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो इनमें गैमेट्स फ्यूज होते हैं और इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। इसी तरह आपने देखा होगा इन केस ऑफ प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन भी होती है, प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन भी होती है। इस तरह और एनिमल में देखें हम तो हमें लाइफ के जो रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस हैं वो आपको नजर आते हैं। इसी तरह आप ह्यूमन बीइंग में देखें तो याद रखिएगा हमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। अब याद रखिएगा जो रिप्रोडक्शन होती है, सेल डिवीजन होती है या रिप्रोडक्शन होती है वो सेल लेवल पर भी होती है, टिश्यू लेवल पर भी होती है। हमारे पास टिश्यूज रीजनरेट होते हैं। जब कोई वुंड हो जाता है तो वो दोबारा हील होता है, हील होता है तो दैट इज बाय द सेल डिवीजन, दैट इज आल्सो द सेल रिप्रोडक्शन कहते हैं इसको हम। इसी तरह उसे हम रीजनरेशन का नाम देते हैं। तो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स एज वेल एज एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। जब हम फंगस की बात करते हैं तो फंगस बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करती है और बहुत सारे जो है वो सेक्सुअल जनरेशंस भी इन केस ऑफ फंगस आपको नजर आती हैं। तो इसका मतलब यह है कि लिविंग बीइंग्स जो होते हैं दे कैन रिप्रोड्यूस, और लिविंग बीइंग्स के लिए एक लाइफ के लिए एक रिप्रोडक्शन भी एक प्रॉपर्टी है। लेकिन ये कोई डेफिनेटिव या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है क्योंकि बहुत सारी लाइव्स, बहुत सारे लिविंग बीइंग्स ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते। जैसा कि आपने देखा होगा म्यूल्स, जिसको आप खच्चर कहते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता क्योंकि ये अनफर्टाइल होती है, स्ट्राइल होती है। इस तरह बहुत सारे कपल्स हैं, बहुत सारे ह्यूमन कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें स्ट्राइलिटी होती है जो कि प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है। इसी तरह बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो स्ट्राइलिटी में चले जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स स्ट्राइलिटी में चले जाते हैं और इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन वो लिविंग है। इसलिए इसको हम जो है वो डेफिनेटिव या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते, बट रिप्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ सर्वाइवल के लिए, जो कंटिन्यूटी है, लाइफ की कंटिन्यूटी है, उसको मेंटेन रखने के लिए लाजमी है, ना कि सर्वाइवल कंटिन्यूटी के लिए लाजमी है। लेकिन ये लाइफ का एक कैरेक्टर है कि लिविंग बीइंग्स जितने भी हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर जो लाइफ का आता है दैट इज द मेटाबॉलिज्म। जब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की तो याद रखिएगा लिविंग बीइंग्स के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें बायोमॉलिक्यूल्स के बनने और बायोमॉलिक्यूल्स के टूटने का प्रोसेस होता है। वो मॉलिक्यूल जो हमारी लाइफ को, हमारी सेल्स की, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में रोल करते हैं, उस प्रोसेस में जो बनने और टूटने का अमल होता है बायोमॉलिक्यूल्स का, जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं उसे हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। तो याद रखिएगा मेटाबॉलिज्म का ताल्लुक बायोमॉलिक्यूल्स की जो है वो फॉर्मेशन और वी कैन से दैट सिंथेसिस एज वेल एज द कन्वर्जन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, कन्वर्जन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के साथ
ताल्लुक है किसका? मेटाबॉलिज्म का। अब मेटाबॉलिज्म याद रखिएगा सम है किसका? एनाबॉलिक एक्टिविटीज का। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज अ सम ऑफ एनाबॉलिज्म एज वेल एज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में याद रखिएगा एनाबॉलिज्म में हमेशा सेंसाइजेशन या फॉर्मेशन होती है, और किसकी? फॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स। और कैटाबॉलिज्म में हमेशा ब्रेकडाउन होती है किसकी? बायोमॉलिक्यूल्स की। तो बेटा एनाबॉलिक एक्टिविटीज और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर, फिर वो यूनिसेलुलर हो, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, जितने भी हमारे पास लिविंग बीइंग्स आर लाइव्स हैं, वो प्लांट्स की सूरत में हो, फंगस की सूरत में हो, एल्जी की सूरत में हो, या यूनिसेलुलर प्रोटोजोन या बैक्टीरिया की सूरत में हो, किसी भी लिविंग सिस्टम में वो लिविंग सिस्टम एक सिंगल सेल हो या एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल के अंदर परफॉर्म होती हैं। एक मल्टी सेलुलर लाइफ से लेकर यूनिसेलुलर लाइफ तक और यूनिसेलुलर लाइफ से लेकर मल्टी सेलुलर लाइफ तक मेटाबॉलिज्म का होना, बायोमॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन, उसकी ब्रेकडाउन, उसकी कन्वर्जन का होना भी एक कैरेक्टर है। क्योंकि लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग के अंदर जो है वो याद रखिएगा लिविंग प्रोसेस नहीं होते, मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होते। हालांकि याद रखिएगा कि ग्रोथ का प्रोसेस तो नॉन लिविंग में हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ, यहां पर एक और पॉइंट में आपको याद दिलाता जाऊं कि इन केस ऑफ लिविंग बीइंग जो ग्रोथ होती दैट इज इंटरनल। ग्रोथ क्या होती है बेटा? इंटरनल होती है। लेकिन इन केस ऑफ नॉन लिविंग बीइंग्स जो ग्रोथ होती है, हो सकती है इस तरह माउंटेन वगैरह में जब कोई सरफेस पर एक्स्ट्रा मासेस अटैच होते हैं तो वो नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं। लेकिन लिविंग बीइंग का फैक्टर यह है कि इनमें इंटरनल ग्रोथ होगी। इसी तरह जिस तरह ग्रोथ एक प्रॉपर्टी है, इस तरह मेटाबॉलिज्म भी लाइफ की एक प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर क्या होता है कि बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं, बायोमॉलिक्यूलर एक्टिविटीज होती हैं। वो एक सिंगल सेलुलर बैक्टीरिया से लेकर या एक प्रोटोजोन से लेकर हमारे पास एक मल्टी सेलुलर फंजाई हो, प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स, तमाम तरह लाइव्स में प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म का। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होगी तो लाइफ की मेंटेनेंस नहीं होगी, लाइफ के बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं होंगे। इसलिए किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का होना लाजमी है। जिस तरह लाइफ जो फ्यूल है, जिस तरह एनिमल्स में हम कहते हैं या लाइफ फ्यूल कहते हैं जिसका ग्लूकोज, जब तक ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होगी, ग्लूकोज की कन्वर्जन नहीं होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होगी, सेल में एनर्जी जनरेट नहीं होगी, सेल काम नहीं करेगा। तो इसलिए लिविंग बीइंग का जो है वो सबसे मेजर कैरेक्टर दैट इज दी मेटाबॉलिज्म। उसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट वन हमारे पास कैरेक्टर है दैट इज दी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी लिविंग बीइंग का एक कैरेक्टर है। आपने देखा होगा सेल एक लाइफ, एक सिंगल सेल में एक बैक्टीरिया की जो है वो फॉर्म में, एज वेल एज जो है वो एज अ मल्टी सेलुलर फॉर्म में आपको नजर आती है। इसलिए सिंगल सेल जब ऑर्गेनाइज्ड है तो वो एक लाइफ है। लेकिन जब बहुत सारे सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं तो आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा, सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसी तरह जब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, अरेंजमेंट की बात आती है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स बनता है मल्टी सेलुलर का। उसमें हमारे पास एग्जाम्पल में आपने देखा होगा प्लांट्स, फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसी तरह एनिमल्स की एग्जाम्पल लेते हैं, इस तरह फंजाई की एग्जाम्पल लेते हैं और बहुत सारी लाइफ्स की। तो ग्रेडिंग वाइज देखें, हम प्लांट्स में देखें तो तब भी हमें जो है वो नजर आती है ग्रेडिंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स में खास तौर पर देखें तो जब हम फाइलास को डिवाइड कर रहे होते हैं
जब हम एनिमल्स को डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देख रहे होते हैं, हम टिप्लोब्लास्टी देखते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कैरेक्टर देखते हैं और जिसको हम जर्मिनल लेयर्स कहते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ऑर्गन सिस्टम की प्रेजेंस और एब्सेंस देखते हैं। तो इसी तरह जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज आल्सो द डेफिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द लाइफ आर लिविंग्स। ओके, देन हमारे पास इन केस ऑफ फिफ्थ वन जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस याद रखिएगा भी एक लिविंग कैरेक्टर है। याद रखिएगा, प्लांट्स हो या एनिमल्स, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, ये अपने एनवायरनमेंट को भी फेस करते हैं और एनवायरनमेंट में आने वाली जितनी भी चेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल एक प्लांट या एक एनिमल, याद रखिएगा एक एनिमल जो है वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर आने वाली जितनी भी चेंजेस हैं, वो चेंजेस टेम्परेचर की सूरत में, वो चेंजेस लाइट की सूरत में, वो चेंजेस वाटर कंसंट्रेशन की सूरत में, वो चेंजेस हीट की सूरत में, रेडिएशन की सूरत में, या फिर इंटरनली इन चेंजेस को हम नाम देते हैं स्टिमुलस। तो जब किसी भी किस्म के आने वाले चेंज को कोई भी एक लिविंग सिस्टम, एक एनिमल है, एक प्लांट है, एक यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर है, जब उसे जो है वो सेंस करे और उसे रिस्पॉन्ड करे तो हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो लाइव्स आर लिविंग बीइंग्स, किसी भी किस्म का आने वाला चेंज चाहे वो एनवायरनमेंट में आए या लिविंग सिस्टम के अंदर हो, तो क्योंकि एनवायरनमेंट दो किस्म के होते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो जितनी भी चेंजेस आती हैं, जितनी भी वेरिएशन आती हैं एनवायरनमेंट के अंदर या एनवायरनमेंट के बाहर, तो जितने भी कैरेक्टर्स, जितने भी अफेक्टर हैं वो इंटरनल वेरिएशन में आए या एक्सटर्नल वेरिएशन में, तो एक खास किस्म की स्टिमुलेशन होती है। अब उस स्टिमुलेशन को अगर कोई लाइव, कोई यूनिसेलुलर, कोई मल्टीसेलुलर ऑब्जर्व, सेंस करे और उसे रिस्पॉन्ड करता है तो हम कहेंगे दैट इज कॉन्शियस। और कॉन्शियसनेस भी लाइफ का एक कैरेक्टर है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह आप देखें कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जब इंसान कोमा की हालत में होता है तो हम वेंटिलेटर मशीन के जरिए बाकी सिस्टम्स को ऑपरेट करते हैं, लेकिन इंसान की अपनी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। इंसान लाइफ का एक प्रोसेस, एक लाइफ का एक एस्पेक्ट या लाइफ का एक जो कैरेक्टर है वो लॉस कर चुका होता है। वो किसी भी किस्म की एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आने वाली वेरिएशन या स्टिमुलस को या इंटरनली जनरेटेड स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। उस वक्त एक समझे कि मुर्दा की हालत में होता है। हम सिर्फ मशीन के जरिए उसको वेंटिलेट कर रहे होते हैं, उससे जो है वो उसकी बॉडी की अदर एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहे होते हैं, या उसे हम एनजी ट्यूब्स के जरिए या वेरियस जरिए हम बाकी सिस्टम को ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, फूड या न्यूट्रिशन देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो कॉन्शियसनेस प्लांट है, देखिए प्लांट भी बहुत सारी जो एनवायरमेंटल फैक्टर को रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो चेंज इन वाटर कंसंट्रेशन हो, चाहे वो टेम्परेचर हो या पीएच ऑफ द सॉइल हो। हर किस्म के आने वाली चेंजेस को इंटरनली और एक्सटर्नली जो स्टिमुलस जनरेट होते हैं, प्लांट उसे मूवमेंट की सूरत में, प्लांट उसे ग्रोथ की सूरत में जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। इसी तरह एक सिंगल सेल बैक्टीरिया की अगर आप एग्जांपल लें तो बैक्टीरिया के अंदर भी जो बहुत एक्टिविटीज, बैक्टीरिया भी लाइट को भी रिस्पॉन्स करते हैं, बैक्टीरिया पीएच ऑफ द मीडियम को रिस्पॉन्ड करते हैं, बैक्टीरिया हीट को रिस्पॉन्ड करते हैं, बैक्टीरिया लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। हर किस्म की जितनी भी वेरिएशन है उससे बैक्टीरिया सिंगल सेल जो लाइफ है, जिसे सिंपलेस्ट लाइफ कहते हैं, वो भी सेंस भी करती है, रिस्पॉन्ड भी करती है। इसी तरह एनिमल्स भी और इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हमारी एनवायरनमेंट में किसी भी किस्म का चेंज आता है, जिस तरह आजकल आपने देखा होगा सर्दियां आ रही हैं, तो हमारा बिहेवियरल एक्टिविटीज चेंज हो जाएगी, हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज चेंज हो जाएंगी, हमारी बॉडी उससे रिस्पॉन्ड करती है एनवायरनमेंट में आने वाली चेंजेस को, या कोई भी चेंज हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है तब भी हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है और हमारी बॉडी के सिस्टम्स, इसमें कमांडिंग सिस्टम जो है उस चेंज को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसी तरह लिविंग बीइंग्स का के अंदर कॉन्शियसनेस यानी रिस्पॉन्ड टू इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज,
internal environmental stimulus or external environmental stimulus, from unicellular bacteria up to multicellular plants up to human being, to animals or up to human being. ये कैरेक्टर लाइफ का बेसिक डिफाइनिंग कैरेक्टर है जो लिविंग बींग्स के पास मौजूद होता है। तो याद रखिएगा ये हमारे पास थे लाइफ प्रोसेस, इसमें हमने डिस्कस किया। हमारे लेक्चर में हमने देखा कि लाइफ की जो कैरेक्टर है दैट इज ग्रोथ एक कैरेक्टर, रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर, एज वेल एज मेटाबॉलिज्म is the main and major defining feature of life. Then cellular organization is also the feature of life. The organization of single cell, the organization of cell organelles, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह कॉन्शियसनेस मीन्स रिस्पॉन्ड टू इंटरनल एनवायरमेंटल एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस। तो ये हमारा लेक्चर था आज का। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी जुड़े रहिएगा। ये आपका अपना चैनल, मेरा एम है आपके बेनिफिट्स में काम करना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स।